अभी तक हम लोगों ने बात की है रैंडम वेरिएबल्स के बारे में और हम लोगों ने समझने की कोशिश की है रैंडम वेरिएबल को एक उदाहरण के साथ। जो उदाहरण मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी भी एक कंपटीशन में जब कोई जज किसी परफॉर्मर की परफॉर्मेंस को जज करता है तो वो शब्दों के चयन से ये मेरिट क्रिएट करने में सक्षम नहीं है कि किस परफॉर्मर की परफॉर्मेंस दूसरे परफॉर्मर से बेहतर थी। तो मेरिट बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो जज है वो कोई एक रेफरेंस पॉइंट या एक रेफरेंस एक्सिस का चुनाव करे जो सबके लिए एक्सेसिबल हो, जो सबके लिए फैमिलियर हो। तो जज क्या करता है, जज वो परफॉर्मेंस को नंबर देता है, मार्किंग करता है और उस मार्किंग के बिहाफ पे हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि किस परफॉर्मर को फर्स्ट रैंक दिया जाना चाहिए, किसको सेकंड और किसको थर्ड। इस पूरी प्रक्रिया में जो परफॉर्मर हैं दे आर द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, और जो जज है वो जिन नियमों के बिहाफ पर, जिन नियमों की मदद से, जिन रूल्स की मदद से मैपिंग करता है किसी भी एक परफॉर्मर की परफॉर्मेंस को, मैप करता है रियल एक्सेस पर, मार्क्स के साथ लिंक करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया कौन करता है, जज करता है। इसीलिए जज को हम नाम देते हैं रैंडम वेरिएबल का, है ना। सो रैंडम वेरिएबल इज एक्चुअली अ रूल और अ मैपिंग, डेफिनेशन भी यही बोलती है, इट इज अ रूल और अ मैपिंग दैट असाइन अ रियल नंबर टू ईच ऑफ द सैंपल पॉइंट और द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। राइट, ये बात तो स्पष्ट है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, पर अब ये बात हमारे जहन में नहीं आ पा रही है, हमारे समझ में नहीं आ पा रही है। हमारे जहन में जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर आपने मेरिट क्रिएट करने के लिए परफॉर्मेंस को तो लिंक कर दिया, वहां की कहानी तो स्पष्ट है, क्या हम रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो आउटकम आते हैं उनकी भी क्या कोई मेरिट क्रिएट करते हैं? तो रियल नंबर क्यों असाइन किया गया है? रियल नंबर किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम को क्यों असाइन किया गया है? इसका कारण जो है वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। इसका जो कारण है वो ये है कि जब आप किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम को रियल नंबर से मैप करते हैं तो आप उस आउटकम की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी थ्योरी सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स के साथ डील करती है और प्रोबेबिलिटी थ्योरी का जो डोमेन है वो रियल नंबर होना चाहिए। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी को अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम के ऊपर। तो जब हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी को अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम किसी रियल लाइन पर मैप किया जा चुका हो, वो किसी नंबर से रिप्रेजेंट किया जाए, ना कि किसी आउटकम से रिप्रेजेंट किया जाए। उसके बाद हम उस रैंडम एक्सपेरिमेंट की सोर्स से जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी को अप्लाई करने के एडवांटेजेस क्या होते हैं? प्रोबेबिलिटी थ्योरी को अप्लाई करने के एडवांटेज ये होते हैं कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को, चूंकि आप वो एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक इवेंट है, वो एक रैंडम इवेंट है, रैंडम वेरिएबल और डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल्स, दीज टू आर द डिफरेंट वेरिएबल्स। जैसा कि हम लोगों ने कल भी देखा था कि आप मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेज स्पेक्ट्रम वो अप्लाई करते हैं किसी भी डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स के ऊपर, जबकि रैंडम सिग्नल्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं किया जा सकता है। सो रैंडम सिग्नल्स को पावर स्पेक्ट्रम्स के साथ डील किया जाता है। तो जब रैंडम सिग्नल्स को आप किसी मैथमेटिकल इक्वेशंस की मदद से नहीं लिख सकते हैं तो हम रिसीवर साइड पर कैसे एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि जो सिग्नल आ रहा है वो किस तरीके का है? ये एक्सपेक्ट करने के लिए आपको एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर्स लगाने की जरूरत है, और एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर्स क्या बताता है? एवरेज वैल्यू बताता है। इसका मतलब अगर आपको किसी इवेंट की मीन वैल्यू के बारे में बात करनी है तो आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी को अप्लाई करना पड़ेगा कि
उस सिग्नल का मीन वैल्यू क्या हो सकता है जो सिग्नल ट्रांसमीटर साइड से ट्रांसमिट किया गया है, उस सिग्नल का वेरिएंस क्या होगा जो सिग्नल ट्रांसमीटर साइड से ट्रांसमिट किया गया है। हमको ये जानकारी तभी मिल पाएगी जब हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी को अप्लाई करेंगे। और प्रोबेबिलिटी थ्योरी को अप्लाई करने की कंडीशन क्या है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी थ्योरी को अप्लाई करने की कंडीशन है कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम रियल लाइन पर मैप किया जा चुका हो, उसके बाद ही प्रोबेबिलिटी थ्योरी अप्लाई की जाएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी थ्योरी के डोमेन में रियल नंबर्स का होना बहुत जरूरी है। सो वी वांट टू डिजाइन अ रिसीवर for the signal which is transmitted from the transmitter side, and that signal is completely random in nature as we have seen and discussed earlier. तो जो रैंडम सिग्नल ट्रांसमीटर साइड से ट्रांसमिट किया गया, रिसीव्ड सिग्नल विल ऑलवेज बी रैंडम इन नेचर, पर उस रिसीव्ड सिग्नल की वैल्यू को हमको एक्सपेक्ट करना है, तो हम किस तरफ एक्सपेक्ट करें? तो एक्सपेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको उसके कुछ पैरामीटर्स के बारे में जानकारी पहले से पता हो, जैसे कि वो रिसीव्ड सिग्नल की मीन वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे कि वो रिसीव्ड सिग्नल का वेरिएंस क्या हो सकता है। तो ये जो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स होते हैं ये आपको तभी मिल पाएंगे जब आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी को अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी थ्योरी को कब अप्लाई कर पाएंगे आप? जब किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को रियल लाइन पर मैप कर पाएंगे। देयरफॉर जो रैंडम वेरिएबल है उसकी कहानी जो है वो इसी तरीके से चालू होती है और इसी के आसपास घूमती है, राइट? सो दिस इज समथिंग अबाउट द रैंडम वेरिएबल जो आपको थोड़ा सा ग्लिम्प्स देने की कोशिश करे, जानकारी देने की कोशिश, झलक देने की कोशिश करे कि रैंडम वेरिएबल्स होता क्या है और होता क्यों है, और इसको आगे चल के हम प्रोबेबिलिटी के साथ किस तरीके से मैप करते हैं, राइट? सो लेट अस कम बैक एंड सी द एग्जांपल ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल के कुछ और नाम भी हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको। द रैंडम वेरिएबल इज ऑल्सो नोन एज स्टोकेस्टिक वेरिएबल और रैंडम फंक्शन और स्टोकेस्टिक फंक्शन। रैंडम प्रोसेस को स्टोकेस्टिक प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, राइट? सो लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। So let us consider we are tossing two coins together, and when we are tossing two coins together, the outcome of the experiment will be the sample space will be sample space क्या बनेगा? We are going to have four possible cases. दोनों सिक्कों पर हेड आए, एक कॉइन पर हेड दूसरे पर टेल, पहले वाले पर टेल दूसरे पर हेड, या दोनों पर टेल। ये चार पॉसिबल केसेस हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं जब दो कॉइन को एक साथ टॉस किया जाएगा, राइट? ऑल दीज आउटकम्स आर देन टेकन अंडर द वेरिएबल विच इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस वेरिएबल। इन सारे जो आउटकम्स हैं उनको सैंपल स्पेस वेरिएबल के अंदर लिखा जाएगा। सो व्हेन सैंपल स्पेस वेरिएबल पर कोई कंडीशन या रूल अप्लाई कर दिया जाए तो वो सैंपल स्पेस वेरिएबल कन्वर्ट हो जाता है रैंडम वेरिएबल के अंदर। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ये बात बोलता है, क्या बोलता है ये स्टेटमेंट बोलता है अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशंस और रूल। सो अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशन the sample space variable is transformed into random variable। जब हम sample space variable पर कोई रूल अप्लाई कर देते हैं तो वो sample space variable कन्वर्ट हो जाएगा random variable के अंदर। So let us rethink the example जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास दो कॉइन हैं, हमने दोनों को एक साथ टॉस किया और जो पॉसिबल केसेस थे वो चार पॉसिबल केसेस थे। उन चारों पॉसिबल केसेस को हम लोग बोलने वाले हैं सैंपल स्पेस। तो वो सैंपल स्पेस या सैंपल स्पेस वेरिएबल को मैंने नोट किया है। यहां पर हम लोग देख पाएंगे वी हैव अ सैंपल स्पेस वेरिएबल वेयर वी हैव मेंशन्ड ऑल फोर पॉसिबल केसेस, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। इस तरीके से मेरे पास चार पॉसिबल आउटकम्स दो कॉइन को एक साथ टॉस करने पर दिखाई दे सकते हैं। इन पॉसिबल आउटकम्स को मुझे मैप करना है रियल एक्सिस पर। मैप करने के लिए मुझे एक रूल की जरूरत है और वो जो रूल है
वो मैंने कंसिडर किया है कि मुझे काउंट करना है नंबर ऑफ हेड्स इन द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. सो व्हेन आई काउंट द नंबर ऑफ हेड्स, जितने भी नंबर ऑफ हेड्स होंगे, आई विल असाइन दैट outcome to that real number, right? So in case sample point 1, I have two heads on both of the coins, hence I will assign number 2 to the first sample point. Then I have head and tail, that means the number of heads equals to 1, hence I will assign number 1 to the second sample point. Then I have tail and head, that means again the number of head counts is equals to 1, hence I will assign number 1 to the third sample point, और last sample point को हम लोग assign करने वाले हैं 0. तो जो स्टेटमेंट है उसको रिविजिट कर लेते हैं. रैंडम वेरिएबल्स के लिए जो स्टेटमेंट है वो क्या है? what we did, we assign a real number to the outcome of an experiment, because we want to apply the probability theory to these experiment which needs the real number for their domain. जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था और डिटेल में बताया था कि हम किसी भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम को रियल नंबर पर मैप क्यों करते हैं? क्योंकि हम उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम पर प्रोबेबिलिटी थ्योरी को अप्लाई करना चाहते हैं. हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी को अप्लाई क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम उस रैंडम सिग्नल्स की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं. एग्जैक्ट वैल्यू को तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. जब प्रिसाइज वैल्यू प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता तो हम उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए कुछ स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं. जैसे कि हमें उस सिग्नल की मीन वैल्यू के बारे में जानकारी लेनी है, हमें उस सिग्नल के वेरिएंस के बारे में जानकारी लेनी है, स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में जानकारी लेनी है. ये सब स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स को प्रोबेबिलिटी थ्योरी की मदद से ही फाइंड किया जा सकता है. और प्रोबेबिलिटी थ्योरी का जो डोमेन है वो रियल नंबर होना चाहिए. तो ये हमारी लिमिटेशंस है कि हम किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम को मैप कर पाएं किसी रियल एक्सिस के साथ. और ये काम किसकी मदद से संभव किया जा सकता है? ये काम पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, राइट? ओके, रैंडम वेरिएबल के बारे में एक और स्टेटमेंट है जो आप लोग देख पा रहे हैं सामने. अ फंक्शन, क्या लिखा हुआ है? दिस इज अ फंक्शन whose domain is a sample space and whose range is a set of real numbers is called random variable. random variable का जो डोमेन है वो क्या है? वो है सैंपल स्पेस. और random variable की जो रेंज है वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो रैंडम वेरिएबल्स के बारे में थोड़ी और जानकारी इस बार इस स्टेटमेंट से हमको मिलती है. ये स्टेटमेंट कहता है कि रैंडम वेरिएबल का जो डोमेन होता है वो होता है सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस को रैंडम वेरिएबल की मदद से हम कन्वर्ट करते हैं, मैप करते हैं ओवर द रियल एक्सेस. तो जो रेंज आने वाली है वो रेंज आने वाली है रियल नंबर्स की, राइट? सी दिस ग्राफिकली थोड़ा सा इसको चेक करने की कोशिश करते हैं किस तरीके का डोमेन और रेंज आपको रैंडम वेरिएबल की मदद से ये उस फंक्शन में दिखाई देते हैं. We have a sample space that we have discussed earlier. जब दो कॉइन को एक साथ टॉस किया था तो आपके पास सैंपल स्पेस आपको पता है किस तरीके का दिखाई दिया था. We had head and head, we had head and tail, tail and head and tail and tail. इस तरीके से 4 सैंपल पॉइंट्स आपको दिखाई दिए थे और इन सब को जब एक साथ लिखा जाता है तो लिखा जाता है सैंपल स्पेस के अंदर, राइट? तो यहां पर आपको फिलहाल लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 इस तरीके से 3 सैंपल पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं और ये किसी भी एक रैंडम वेरिएबल का डोमेन हो सकता है. जब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स जो हैं, जो सैंपल पॉइंट्स हैं, इनको मैं मैप करूंगा किसके ऊपर? रियल एक्सिस के ऊपर. तो ऐसा करने के लिए मुझे जरूरत पड़ने वाली है रैंडम वेरिएबल की. उस रैंडम वेरिएबल की मदद से मैं सैंपल पॉइंट्स को, सैंपल स्पेस के सारे पॉइंट्स को एक एक करके लेता जाऊंगा और उसको मैप करता जाऊंगा. किसके ऊपर मैप करता जाऊंगा? रियल एक्सिस के ऊपर मैप करता जाऊंगा. पर ये किसकी मदद से संभव है?
इसके लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है रैंडम वेरिएबल्स की, राइट? सो द डोमेन ऑफ a random variable is a sample space, whereas the range of a random variable is real axis. lambda 1 को मैप करेंगे आप रियल एक्सिस पर, इसी तरीके से lambda 2 को मैप करेंगे और इसी तरीके से lambda 3 को मैप करेंगे। तो जब मैपिंग हो जाएगी, तो मैपिंग हो जाने के बाद lambda 1 को रियल एक्सिस पर जो पॉइंट असाइन किया गया है वो पॉइंट है x1, lambda 2 को रियल एक्सिस पर जो पॉइंट असाइन किया जाएगा वो पॉइंट रहेगा x2, इसी तरीके से lambda 3 को रियल एक्सिस पर जो पॉइंट असाइन किया गया है दैट इज x3। ये किसकी मदद से किया जाएगा? इसके लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है रैंडम वेरिएबल की। हेंस x इज समथिंग विच इज डूइंग दिस जॉब। सो x इज द रैंडम वेरिएबल। हमारे चैप्टर का जो सबसे भारी हिस्सा है, जो सबसे प्रमुख हिस्सा है, वो है कैपिटल X। कैपिटल X की मदद से आप lambda 1 को मैप करेंगे रियल एक्सिस के साथ, और जो नंबर असाइन करेंगे वो असाइन करेंगे x1। x की मदद से आप lambda 2 को मैप करेंगे, नंबर असाइन करेंगे रियल एक्सिस पर x2, और इसी x की मदद से आप lambda 3 को मैप करने वाले हैं रियल एक्सिस पर विद नंबर x3। सो कैपिटल X इज नोन एज द रैंडम वेरिएबल, राइट? रैंडम वेरिएबल्स को हम लोग जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो जो वेरिएबल यूज किया जाता है वो वेरिएबल हमेशा कैपिटल लेटर्स में यूज किया जाता है। स्मॉल केसेस के जो लेटर्स होते हैं वो उस वैल्यू को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। सो व्हेन वी आर डीलिंग विद कैपिटल X और कैपिटल Y और कैपिटल Z, हम लोग ये बात मान के चलेंगे कि हम बात कर रहे हैं रैंडम वेरिएबल के बारे में, और जब स्मॉल x या स्मॉल y या स्मॉल z की जब बात करेंगे तो आप मान के चलिए कि ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाएगा। सो वी आर राइटिंग दिस इन द स्टेटमेंट फॉर्म एंड वी कैन रीड इट। द रैंडम वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय अपर केस लेटर्स सच एज कैपिटल X, कैपिटल Y, etc., and the lower case letter with the subscripts such as x1, x2, y1, y2 are used to denote its particular values, right? So this is something about the random variable. Now we need to discuss about the major classification of a random variable. Random variable majorly classified into two types. First is discrete random variables and second is continuous random variables. फर्क क्या है दोनों में? बहुत सिंपल सा फर्क है जो बहुत स्पष्ट है आप लोगों को, और वो फर्क ये है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जो पॉइंट्स होते हैं, रैंडम पॉइंट्स, वो काउंटेबल होते हैं। सो व्हेन वी हैव डिस्टिंक्ट काउंटेबल number of points in the sample space, then we can say that that is a discrete random variable. और अगर sample space के points को आप count नहीं कर सकते, ऐसे random variable को हम continuous random variable की category में रखते हैं, right? So let us see the definition of a discrete random variable. If the random variable capital X take on only the countable number of distinct values, then X is called as discrete random variable, right? थोड़ी देर पहले ही हमने एग्जांपल देखा है, उस एग्जांपल को मैं रिविजिट कर लेता हूं। एग्जांपल क्या है? रैंडम वेरिएबल X is defined as if specifying number of heads in the experiment of tossing a coin twice. एक कॉइन को दो बार टॉस कर लीजिए या दो कॉइन को एक साथ टॉस कर लीजिए, दोनों से जो सैंपल स्पेस क्रिएट होता है वो सेम क्रिएट होने वाला है। सो व्हेन वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, द सैंपल स्पेस वेरिएबल विल बी लाइक दिस: हेड एंड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, राइट? इसको हम
नंबर ऑफ हेड्स काउंट कर रहे हैं, जो हमने रूल अप्लाई किया है इसके ऊपर, उस रूल की मदद से एक रैंडम वेरिएबल क्रिएट होगा। दैट रैंडम वेरिएबल इज एक्स एंड दैट इज हेड, और हेड को जो नंबर असाइन किया जाएगा वो किया जाएगा 2। हेड टेल और टेल हेड को जो नंबर असाइन किए जाएंगे वो होंगे 1। टेल टेल को जो नंबर असाइन किया जाएगा 0। तो यहां पर आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, यू कैन काउंट दीज सैंपल पॉइंट्स 1 2 3 4, राइट? So if you can count these sample points, these are the distinct sample points, and if these are countable, then this will come under the category of the discrete random variable. Continuous क्या हो सकता है फिर? Let us see the definition first. Continuous random variable, if the random variable capital X can take on any value within one or more interval for the real axis, then capital X is called continuous random variable. Continuous random variable में आप distinct points को काउंट नहीं कर सकते हैं। जब काउंटिंग परफॉर्म नहीं की जा सकती है तो इस तरीके के रैंडम वेरिएबल को हमको कंटिन्यूस की कैटेगरी में रखना पड़ता है। एग्जांपल देख लेते हैं। We have a random variable which is specifying the temperature in a room from 6 a.m. to 6 p.m. corresponds to कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। किसी भी एक रूम का अगर टेम्परेचर आप ऑब्जर्व करते हैं सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे के बीच में, तो उसका कर्व जो है वो मैं आपको बना के बता देता हूं कि वो आपको किस तरह का दिखाई देगा। लेट्स से वी हैव एक्स एक्सिस विच इज टाइम एक्सिस, वी हैव वाई एक्सिस विच इज टेम्परेचर, विच इज डिनोटिंग द टेम्परेचर इन एनी पर्टिकुलर रूम। तो सुबह 6 बजे जब आपने टेम्परेचर ऑब्जर्व किया, वो टेम्परेचर 15.6 डिग्री सेल्सियस आपको दिखाई दिया। उसके बाद टाइम जो है वो बढ़ता गया और टेम्परेचर इंक्रीज होता गया। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर टेम्परेचर की वैल्यू मैक्सिमम थी और वो मैक्सिमम वैल्यू 38.5 डिग्री सेल्सियस ऑब्जर्व की गई। वो दोपहर के 12 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया टेम्परेचर की वैल्यू कम होती गई और शाम को 6 बजे आपने टेम्परेचर की वैल्यू को ऑब्जर्व किया, वो भी कोई वैल्यू XYZ हो सकती है। तो इस तरीके से जब आप इस रैंडम वेरिएबल को ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में आप डिस्टिंक्ट पॉइंट क्रिएट नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज दिस इज एन एनालॉग एक्सिस। इनफाइनाइट पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं इस एनालॉग एक्सिस पर। तो चूंकि ये नेचर एनालॉग नेचर है, इस वजह से इस तरह के रैंडम वेरिएबल्स को हम लोग कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की कैटेगरी में रखते हैं। लेट अस नाउ डिस्कस द न्यू टॉपिक विच इज द प्रोबेबिलिटी